आज के क्लास में हम लोग पी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ने वाले। अगर ध्यान होगा, पी ब्लॉक के तत्व के बारे में जो पढ़ना है, जो हम लोग कुछ पार्ट इसका 11 क्लास में पढ़ना रहता है और कुछ पार्ट 12 क्लास में पढ़ना रहता है। हम लोग 11 क्लास का सिलेबस अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो पी ब्लॉक के अगर तत्व के बारे में बात करेंगे तो पी ब्लॉक के तत्व अगर बात करेंगे तो ये जो होता है वर्ग 13 से 18 तक का जो भी तत्व होता है, वर्ग 13 से 18 तक का जो भी तत्व होता है वो पी ब्लॉक का तत्व होता है। अगर हम यहाँ से अगर लिखना चाहे तो अगर वर्ग 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया, तो ये सारे तत्व जो होते हैं पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये सब तत्व कितना तो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अगर बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्व में कितना सारा तत्व आता है, उसको दिखाना चाहेंगे तो दिखा सकते हैं। तो इसको हम दिखा देते हैं और नोट डाउन भी सभी को कर लेना है कि पी ब्लॉक का तत्व क्या क्या होता है। अब पी ब्लॉक के तत्व को, किसी भी तत्व को पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लोग लिखते हैं ना, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो उसके अंतिम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ब्लॉक में होता है। उसका अंतिम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है, तो पी ब्लॉक में होता है। इसीलिए इसको हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसका अगर सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो उसका जो देखने को मिलेगा, जो अंतिम सेल होगा वो किस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, तो पी ब्लॉक में देखने को मिलता है। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब एक सेल को बांटते हैं सब सेल में, तो सब सेल क्या क्या होता है, एस, पी, डी और एफ होता है। तो वही जो सब सेल होता है, तो इसका अंतिम तत्व का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में रहता है, कौन सा सब सेल में रहता है, तो पी में रहता है। इसीलिए इसको हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। हम यहाँ पर नाम सबको लिखते जाते हैं। 13वां में बी एल सी ए ये सब लिख लेना है, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व हेडिंग डाल के लिख लेना आई एन टी आई, टी एन एक टी एल है। अगर 14वां का बात करेंगे सी एस आई जी ई एस एन पी बी। 15वां का बात करेंगे तो होता है एन पी ए एस एस बी बी आई। अगर हम लोग 16 वाला का बात करेंगे तो ओ आ जाता है, एस आ जाएगा, एस ई आ जाएगा, टी ई आ जाएगा, पी ओ आ जाएगा। 17वां का बात करेंगे तो एफ सी एल बी आर आई ए टी। 18वां का बात करेंगे तो एच ई एन ई ए आर के आर और एक्स ई और आर एन आ जाएगा। तो ये पी ब्लॉक के सारे तत्व होते हैं जो वर्ग 13 से लेकर 18 तक का होता है। अगर बात करेंगे इसमें से 13, 14, तो ये दो जो वर्ग है 13 और 14, ये हम लोग को 11 क्लास का पार्ट है। हम लोग जो इसमें स्टार्ट करेंगे वो 15 से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ये टेबल बना लेना है, ठीक है, कि ये पी ब्लॉक के तत्व हेडिंग डाल के ये टेबल बना लेना है वर्ग दिखाकर। वीडियो को पॉज करें और टेबल को बना लें। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग 15 से स्टार्ट करने वाले, 15, 16, 17 और 18 के बारे में हम लोग 12 क्लास में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो 15 वाला ही पढ़ेंगे। अब देखो, जो इसमें इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उतना ही बताने वाले हैं, उतना ही लिखवाने वाले हैं नोट्स में। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया जाता है तो उतना सारी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ये हम लोग का ज़्यादा सिलेबस इससे क्वेश्चन भी नहीं आता है। जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग चैप्टर 2 में आता है। अगर हम लोग चैप्टर 2, तो इसमें इसको अलग अलग कर करके दिया है, 15 का, फिर 16 का, फिर
17 का हम लोग अलग अलग कर करके पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो वर्ग अगर 15 का बात करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन। ठीक है, तो वर्ग 15 में कौन कौन सा तत्व आता है? आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्व, आवर्त सारणी के जो बोलेंगे उतना ही लिखना है। आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्व कौन कौन सा होता है? नाइट्रोजन जिसको N से दिखाते हैं, फास्फोरस जिसको P से दिखाते हैं, आर्सेनिक जिसको AS से दिखाते हैं, एंटीमनी जिसको HB से दिखाते हैं और बिस्मथ को BI से दिखाते हैं। तो यही हम लोग को जो तत्व होता है 5 तत्व देखने को मिलता है वर्ग 15 में। यही 5 तत्व हम लोग को देखने को मिलता है वर्ग 15 में। अब इतना लिखने के बाद अब देखो यहाँ से ये भी लिख लेना है कि इन तत्वों को नाइट्रोजन वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। तो इसको नाइट्रोजन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कि इसका पहला जो तत्व होता है कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। जो इसका पहला तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसको हम लोग नाइट्रोजन वर्ग के तत्वों के नाम से भी जानते हैं। अब सामान्य गुण जो होता है, तो वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य गुण हेडिंग डालना है, वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुण। और ये जो सामान्य गुण होता है इसको टेबल से ही याद रखना है, इसको टेबल से ही याद रखना है। ठीक है, अगर बात करेंगे परमाणु संख्या, सबसे पहले सबका परमाणु संख्या याद होना चाहिए। नाइट्रोजन का 15, ये टेबल ऐसे ही बना लेना है ना, बहुत टेबल। थोड़ा सा इसमें हम अंतर ला सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर लिखेंगे उतना चीज़ें इस टेबल में लिख लेना है। तो नाइट्रोजन का अगर बात करेंगे परमाणु संख्या 15, फास्फोरस का बात करेंगे तो 16, अगर हम लोग आर्सेनिक का बात करेंगे तो उसका 33 होता है। ठीक, इस तरह से सभी को याद रखना है। यहाँ पे अगर बात करेंगे किसका, तो एंटीमनी, इसको हम एसबी को एंटीमनी कहते हैं। एंटीमनी का कितना 51 होता है और बिस्मथ का कितना होता है 83 होता है। वैसे इसका परमाणु द्रव्यमान भी ध्यान में रखना है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान सबको लगभग में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करेंगे तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले अलग से लिख के दिखाते हैं, तब जाके ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा हुआ है उसको हम यहाँ से दिखाने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम लोग थोड़ा सा पहले अलग से हम दिखा देते हैं। ये टेबल तो बनाना ही है, सभी को ये टेबल पूरा बनाना है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का बात करेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। नाइट्रोजन का मान लेके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या दिखाएगा, पहला सेल में 1:2, उसके बाद आता है 2:2, 2p। अब देखो यहाँ पर 4 हो गया, 4 और कितना चाहिए 3। p में तो 6 आ सकता है, लेकिन 2 4 हो चुका है, तो इसमें कितना आएगा 3 आएगा। तो 1:2:2, 2p 3 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो दिखाया गया है सिर्फ अंतिम सेल को दिखाया गया है और उसके पहले वाला के क्या लिख दिया गया, हीलियम लिख दिया गया। तब इस बात को ध्यान में रखना है कि जो वर्ग 18 होता है ना, जिसको 0 वर्ग भी कहा जाता है, जिसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है, तो उसमें जो भी तत्व आता है वो हम लोग को उस तत्व के रूप में ही हम लोग क्या करते हैं, बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। जैसे हीलियम का बात करेंगे तो हीलियम का, अगर हीलियम का हम लोग बात करेंगे तो हीलियम का कितना होता है, तो हीलियम का 2 होता है। हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, तो इसका क्या होता है 1:2 होता है। तो यही 1:2 के जगह पर, यही यहाँ पे जो 1:2 लिखा हुआ है, इसी 1:2 के जगह पर क्या लिखा जाता है, हीलियम लिखा जाता है। यही 1:2 के जगह पर क्या लिख दिया जाता है, हीलियम लिख दिया जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे हीलियम का लिखना है। तो हीलियम का क्या होता है 1:2 होता है और 2:2p3, तो ये हीलियम के। अगर दूसरा हम लोग पी का बात करते हैं, जब हम लोग पी का बात करते हैं तो ये दूसरा आता है। तो दूसरा में हम लोग जब पी का बात करते हैं, यहाँ पर नियॉन आता है। नियॉन का कितना होता है 10 होता है। नियॉन का कितना होता है 10 होता है। तो देखो कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग पी का बात करेंगे तो पी का कितना होता है 15 होता है। तो अगर कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 1:2, 2:2, 2p6 कितना हो गया 10 हो गया। अब उसके बाद तीसरा सेल शुरू होगा 3:2, उसके बाद 3p। अब देखो यहाँ पर कितना हो चुका है 10 2 12 और कितना चाहिए 3 चाहिए, 3p3। तब यहाँ पर देख सकते हैं 3:2, 3p3। इसको छोड़ के ये अंतिम सेल को छोड़कर बाकी जितना है इसके जगह पर हीलियम का लिख सकते हैं, इसलिए सॉरी नियॉन का लिख सकते हैं। ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, इसलिए इसके जगह पर हम लोग नियॉन दिखा देते हैं। इसलिए इसके जगह पर हम लोग क्या करते हैं नियॉन दिखा देते हैं। तो ये नियॉन हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3p हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या दिखाया गया, अंतिम सेल को दिखाया गया है और उसके जगह पर हम लोग जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो ये सब जो भी होता है जेनॉन, तो ये सब के टर्म में हम लोग क्या करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शा देते हैं।
ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम लोग ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शा सकते हैं। अगर परमाणु त्रिज्या का, अब यहाँ पर देखो कभी पूछेगा, अब देखो ये क्या है, एक ये वर्ग है। वर्ग में हमेशा ध्यान में रखना है कि जब एक वर्ग का बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जाते हैं, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या किसका होता है, नाइट्रोजन का। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है, परमाणु त्रिज्या का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसका होगा, बिस्मथ का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, बिस्मथ का होगा। सबसे कम किसका होगा, तो नाइट्रोजन का होगा। वैसे आयनिक त्रिज्या का बात करेंगे तो आयनिक त्रिज्या में थोड़ा सा चेंजिंग आता है। आयनिक त्रिज्या किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो वो इस प्रकार से ध्यान में, ये कभी भी नहीं पूछेगा। आयनिक त्रिज्या अगर किसी का ज़्यादा किसी का कम होता है तो ये क्वेश्चन कभी, इन परमाणु त्रिज्या पूछेगा। और दूसरा इसमें से क्या पूछ सकता है, आयनन एंथैल्पी पूछ सकता है। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन को उसके सेल से निकालने में जो ऊर्जा खर्च होता है वही क्या होता है, आयनन एंथैल्पी होता है। किसी इलेक्ट्रॉन को उसके सेल से, उसके कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च होता है उसी को हम लोग आयनन एंथैल्पी कहते हैं। बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा देखो, 72 कक्षा से ही हमेशा इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन के 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ऊर्जा ज़्यादा खर्च होता है सबसे ज़्यादा। और बिस्मथ का बात करेंगे तो उसमें सबसे कम ऊर्जा खर्च होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में। घनत्व का बात करेंगे तो बिस्मथ का सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान में रखना। द्रव्यमांक का बात करेंगे तो द्रव्यमांक भी क्या है, द्रव्यमांक देखो, द्रव्यमांक का बात करेंगे तो इसमें भी परिवर्तन आ रही है। बीच वाला का सबसे ज़्यादा है। बीच वाला मतलब किसका, अगर बीच वाला का बात कर रहे हैं आर्सेनिक, तो आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्वथनांक भी देख सकते हैं, तो क्वथनांक में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका है, तो इस वाले तत्व का है। इसका ये कौन सा तत्व है, ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कौन सा है, तो ये एंटीमनी है। एंटीमनी का सबसे ज़्यादा क्वथनांक होता है। अब विद्युत ऋणात्मकता का बात करेंगे तो अगर यहाँ से बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और सबसे कम किसका होता है, तो बिस्मथ का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो बिस्मथ का देखने को मिलता है। बस ये इतना टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल को दर्शा लेना है और ये सब टर्म्स याद रखना है। ये मान याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मान याद रखने की जरूरत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, इसमें ये याद रखने की जरूरत है किसका परमाणु त्रिज्या अधिक होता है, किसका कम होता है, किसका आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। ये मान को याद रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो उसके किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वहाँ पे बता रहे थे, यहाँ पर दिया भी है। इसी के जगह पर यहाँ पर क्या हीलियम लिख लिया गया है, इसके जगह पर क्या लिख लिया गया, तो ये पूरा के जगह पर नियॉन लिख लिया गया। अब देखो एक और चीज़ है, इसके जितना भी ये वर्ग है, वर्ग अगर हम लोग वर्ग कौन सा पढ़ रहे तो वर्ग 15 पढ़ रहे थे। अगर वर्ग 15 का बात करेंगे तो इसका अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखा जाए तो सब में अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 5 है। इसमें भी तीसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, इसमें भी 5 है। अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में कितना है, 5 है। इसका अंतिम कक्ष में सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। और अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कौन सा सब सेल में रह रहा है, पी सब सेल में रह रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इसको अलग सब दिखाने की जरूरत नहीं है, ये टेबल में ये सारा चीज हम लोग दिखा चुके हैं। जितना चीज बताएंगे उतना चीज ध्यान में रखना है, तो हम लोग सब चीजें पढ़ के नहीं चलेंगे, ठीक। अब देखो कुछ पॉइंट डॉट कर करके लिखना है। अब इसमें हम लोग डॉट कर करके लिखेंगे कुछ गुण वगैरह के बारे में। तो कुछ गुण वगैरह के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन जो होता है, ऐसे ही दिखाना है। नाइट्रोजन जो होता है वो किस अवस्था में रहता है, तो गैसीय अवस्था में रहता है। अगर हम लोग फास्फोरस का बात करते हैं तो फास्फोरस जो होता है ये किस अवस्था में, तो फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और कौन सा, बिस्मथ हो गया। ये सब के सब किस अवस्था में रहता है, तो सब के सब ठोस अवस्था में रहता है। सब के सब कौन सा अवस्था इसका होता है, तो ठोस अवस्था। ऐसे ही डॉट करके दिखा लेना है कि ये जो नाइट्रोजन शिप होता है यही नाइट्रोजन सिर्फ गैसीय अवस्था में मिलता है। बाकी जितना भी ग्रुप वर्ग 15 का जितना भी तत्व है सबके सब ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। अब अगर दूसरा डॉट दिखाते हैं तो दूसरा डॉट इसको दिखाना है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है, अधातु होता है। ऐसे ही दिखा लेना है। आर्सेनिक और
एंटीमनी जो होता है वो उपधातु होता है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो होता है उपधातु होता है, और इसमें जो बिस्मथ होता है वो धातु होता है। सिर्फ इसमें बिस्मथ ही क्या होता है, धातु होता है, और नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु होता है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो होता है वो उपधातु होता है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो होता है उपधातु होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें हम लोग कुछ नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक शॉर्ट हेडिंग डालना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कुछ गुण वगैरह हम लोग जानेंगे, तो नाइट्रोजन शॉर्ट हेडिंग डालना है। नाइट्रोजन शॉर्ट हेडिंग डाल के सबसे पहले इसका लिखना है उपस्थिति। सबसे पहले पहला डॉट में इसमें क्या लिखना है, इसका उपस्थिति लिखना है कि ये कहाँ पे पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो होता है हवा का एक प्रमुख अवयव है। हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही पाया जाता है। आयतन के अनुसार अगर हवा में बात करेंगे तो 78% जो होता है वो नाइट्रोजन ही होता है। 78% जो होता है नाइट्रोजन ही होता है। तो पहला डॉट में यही चीज़ लिख लेना है कि इसका उपस्थिति लिखना है, और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, वायु में पाया जाता है। और वायु में बात करेंगे तो ये 78% होता है। वायु में अगर बात करेंगे तो ये कितना होता है, ये 78% हम लोग को देखने को मिलता है। कुछ और भी इसका गुण लिखना है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का अगर और गुण के बारे में तो अगला डॉट करके लिखना है। नाइट्रोजन जो होता है रंगहीन होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है, और साथ साथ गंधहीन होता है, इसमें कोई भी गंध नहीं होता है। और ये जल में प्रायः अविलय होता है, मतलब ये जल में नहीं मिलता है, ये जल में नहीं घुलता। इस बात को ध्यान रखना है, ये जल में नहीं घुलता है। नाइट्रोजन का अगर संरचना का बात करेंगे तो अगला यहाँ पर डॉट करके लिखना है नाइट्रोजन की संरचना। नाइट्रोजन की संरचना की बात करेंगे तो इसमें हम जो लिख रहे हैं उसको दिखाना। हमको पता है कि नाइट्रोजन के जितना भी वर्ग 15 का तत्व है, जितना भी वर्ग 15 का तत्व है, उसका अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 5 होता है। तो नाइट्रोजन का अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 दिखा दी, इसमें भी 5 दिखा दी। हमको पता है कि इसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करता है, लोग 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, इसलिए कि एक दूसरे को दे नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन देना कोई नहीं चाहता है, इसलिए ये क्या करता है, 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, साझा करता है। लोग तो यह अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसको यूज करने के लिए रहता है, ये अपना। इसके कारण क्या होता है, इस नाइट्रोजन को भी 8 मिल जाता है, इस नाइट्रोजन को भी 8 मिल जाता है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, और इसके ऊपर 2 लोन पेयर रहता है, और इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इसके ऊपर 1 लोन पेयर, इसके ऊपर 1 लोन पेयर देखने को मिलता है। तो यही दोनों स्ट्रक्चर को दिखा लेना है नाइट्रोजन की संरचना लिखकर। अब देखो अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन अवस्था में इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो अगला डॉट करके दिखाना है। मुक्त अवस्था में अगर सिर्फ नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन के साथ कोई जुड़ा नहीं रहता है, तो उस केस में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो शून्य होता है। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो शून्य होता है। अगला डॉट में इसका कुछ हम लोग यूज देख लेते हैं। अगला डॉट में नाइट्रोजन के उपयोग देख लेते हैं कहाँ पे किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग सबसे पहले अगर इसमें 1 नंबर देके लिख लेना है, ये रोमन का 1 नंबर देके। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग अमोनिया का उत्पादन में होता है, जो कि क्या करते हैं, खाद वगैरह जो फर्टिलाइजर होता है जो खेतों में हम लोग डालते हैं उसका यूज कर, उसमें फर्टिलाइजर बनाने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो 1 नंबर में इसको लिख लेना है। 2 नंबर में लिख लेना है, 2 नंबर, इसको 2 नंबर देके लिख लेना है। ये बिजली के जो बल्ब होता है उसमें डाला जाता है नाइट्रोजन, तथा उच्च मापने वाले तापमापी में भरने के काम आते हैं। तो ये बल्ब वगैरह में भरा जाता है नाइट्रोजन गैस। बल्ब जो होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ये 2 नंबर देके लिख लेना है। तो ये जो था नाइट्रोजन के बारे में हम लोग अभी देख रहे थे। नाइट्रोजन मतलब ये N2 का बात हम लोग कर रहे थे, इसलिए कि ये नाइट्रोजन जो एग्जिस्ट करता है वातावरण में वो N2 के रूप में ही एग्जिस्ट करता है।
अब हम लोग नाइट्रोजन से बने युक्त एक पदार्थ होता है अमोनिया, तो शॉर्ट हेडिंग डालना है अमोनिया, शॉर्ट हेडिंग डालना है अमोनिया, जिसका अगर अणुसूत्र है उसके बाद लिखना है पहला डॉट में, इसका अणुसूत्र क्या होता है NH3 होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है NH3 होता है। अब अगर बात करेंगे दूसरा डॉट में इसका उपस्थिति कहाँ पे पाया जाता है, तो अमोनिया लवण थोड़ी मात्रा किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, और जानवरों एवं मिट्टी में पाई जाती है, जानवरों में भी पाया जाता है और मिट्टी में भी अमोनिया पाया जाता है, तो जानवरों और ये मिट्टी में भी अमोनिया पाया जाता है। तो ये दूसरा इसका उपस्थिति के बारे में बताएगा। अमोनिया का सूत्र ये ध्यान में रखना है कि क्या होता है NH3 होता है, और वैसे इसका अणुभार 17 होता है, तो ये लिखवाने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हो जाएगा, तो कितना 17 होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब देखो नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन का उत्पादन जो होता है ये कैसे बनता है नाइट्रोजन, तो ये हेबर विधि होता है। किससे? हेबर विधि से नाइट्रोजन का निर्माण होता है। तो अगला डॉट लिखना है, अगला डॉट सब डॉट करके लिखना है कि हेबर विधि आजकल अमोनिया का उत्पादन प्रधानतः हेबर विधि द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के विसंयोग कराकर ये किया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को संयोग कराकर किया जाता है। उसके नीचे ये स्ट्रक्चर को लिख लेना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराकर अमोनिया का निर्माण किया जाता है। उसमें इसमें हम लोग आयनन एंथैल्पी का बात करेंगे तो -46.1 किलो जूल पर मोल होता है, तो ये भी ध्यान ये भी लिख लेना है। इसके नीचे ये अभिक्रिया को दर्शा लेना है। अगला डॉट इसमें लिखना है अमोनिया में। ये सब हम लोग किस में लिख रहे हैं, तो अमोनिया में लिख रहे हैं। अमोनिया जो होता है ये भी गैस ही होता है। अमोनिया रंगहीन गैस होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, लेकिन इसमें गंध होता है और तीखी गंध होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा गंध इसमें। इसे सूंघने पर आँखों में क्या जाता है, आंसू आ जाता है। इसको सूंघेंगे तो आँखों में आंसू आ जाता है, बहुत तीखा गंध होता है। ठीक, अमोनिया। ये अगला डॉट करके इसमें लिख लेना है। अगर अमोनिया का हम लोग जलीय, इसको अगर जल में डाल देते हैं तो ये कैसा विलयन देता है, तो ये क्षारीय विलयन होता है। अगर इसको जल में मिलाते हैं तो ये कैसा विलयन देता है, तो क्षारीय विलयन देता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला डॉट तक करके इसको लिख लेना है। अमोनिया का जांच करने की तरीका बताया जाए तो अगला डॉट में थोड़ा लिख लिया अमोनिया की जांच कैसे किया जाता है। कैसे लोगों को पता चलेगा कि अमोनिया है, इसमें पहला रोमन का 1 नंबर देखे, इसमें विशेष प्रकार के तीव्र गंध होते हैं जिसके कारण अमोनिया हम लोग पता चल जाता है कि ये अमोनिया का ही गंध है। और अगर इसका बात करेंगे तो ये लाल लिटमस पेपर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। कभी भी लाल नीला हो जाता है इसका मतलब इसका जो विलयन होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगर नीला से लाल होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर लाल से नीला हो जाता है तो क्षारीय होता है। इसलिए ये अगर हम लिटमस पेपर पर जांच करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि ये अमोनिया है। ठीक, तो इसका 2 पॉइंट लिख लेना और ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं अमोनिया के जांच में। अगला डॉट करके लिखना है अमोनिया की संरचना। अमोनिया के संरचना जो हम बनाएंगे उसी को बनाना है। हमको पता है नाइट्रोजन का अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 5 होता है। नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 5 होता है। 3 इधर एक एक दिखा दे, इधर 2 दिखा दे रहे। और हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। तो 3 हाइड्रोजन को दिखा दी। हमको पता है कि अपने अष्टक को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को 1 चाहिए, नाइट्रोजन को 3 चाहिए। हाइड्रोजन को 1 चाहिए, नाइट्रोजन को 3 चाहिए। नाइट्रोजन क्या करता है कि यहाँ से शेयर करना शुरू करेगा। लोग नाइट्रोजन क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन कहेगा कि हमको 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करो, हम तुम्हारे साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर देंगे, हम तुम्हारे साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर देंगे। ठीक, हम तुम्हारे साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर देंगे। तो नाइट्रोजन क्या करता है, तीनों के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो पहले ये तीनों के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, तो ये इनके साथ भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन भी क्या होता है, हाइड्रोजन के पास भी कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी कहलाता है टोटल कितना, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड जो बनता है यहाँ पर देख सकते हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन जुड़कर एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण करेगा। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा किस प्रकार से होगा, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इसके ऊपर एक लोन पेयर रहेगा, इसके ऊपर एक लोन पेयर रहेगा।
और इसका नाइट्रोजन का कभी कभी संकरण पूछ देता है, तो प्रसंकरण जो होता है इसका, यह संकरण भी कहते हैं। अगर इसका प्रसंकरण दिखाना चाहते हैं तो प्रसंकरण जो होता है ये sp3 होता है। प्रसंकरण जो होता है sp3। प्रसंकरण लिखने का तरीका भी बताया जाता है। प्रसंकरण लिखने का तरीका क्या होता है, तो प्रसंकरण लिखने का तरीका होता है कि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसका गिनती किया जाता था। कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और लोन पेयर को भी गिना जाता है। तो कितना हो गया, 4। 4 में एक के लिए S होता है, या 3 किस पर चला जाता है, P पर चला जाता है। तो इसका प्रसंकरण क्या लिखा जाता है, sp3 लिखा जाता है। इसका प्रसंकरण क्या होता है, sp3 होता है। तो ये भी साइड में यहाँ पे दिखा लेना है, ठीक। इसका प्रसंकरण sp3 होता है और ये डायग्राम दिखा लेना है। ये अब यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पर प्रसंकरण निकालिए तो ठीक, इस प्रकार से दर्शाना है। अब अभी तक हम लोग अमोनिया के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, तो अगला शॉर्ट हेडिंग डालना है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला शॉर्ट हेडिंग डालना है, सॉरी नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं, अगला शॉर्ट हेडिंग डालना है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या डालना है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब उसमें पहला डॉट करके लिखना है। अनुसूत्र क्या होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O। अनुसूत्र इसका क्या होता है, N2O। तो पहला डॉट में लिखना है अनुसूत्र N2O। पहला डॉट में लिखना अनुसूत्र जो इसका होता है N2O होता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका दूसरा डॉट में लिखना है कि जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो रंगहीन होता है और उदासीन गैस होता है। उदासीन गैस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। इसकी गंध कैसा होता है, तो इसकी गंध जो होता है मीठा होता है। सूंघने पर यह हंसी उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हंसने वाले गैस भी इसको कहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हंसने वाले गैस कौन होता है, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है हंसने वाले गैस होता है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है हंसने वाले गैस होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसका संरचना का अगर बात करते हैं तो इसका अगला डॉट करके लिखना है संरचना। इसमें अगला डॉट करके लिखना है संरचना। इसमें 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन होता है। इसका 2 प्रकार का संरचना देखने को मिलता है। एक तो देखने को मिलेगा नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। जब नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो इसके ऊपर क्या रहेगा, 2 लोन पेयर बचा हुआ रह जाता है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर का निर्माण होता है। ये ऐसे भी होता है, ये ऐसे भी होता है, दोनों तरफ प्रकार के ये स्ट्रक्चर को बनाता है। ये अनुनादी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, हम आगे अनुनादी स्ट्रक्चर भी चर्चा करेंगे। तो ये अनुनादी स्ट्रक्चर ये ऐसे भी एग्जिस्ट करता है, ये ऐसे भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इतना इसी इसमें दिखाना था। अगला जो हेडिंग डालना है वो हेडिंग होगा, 2 नंबर देखना, सिर्फ हेडिंग डालना है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो NO होता है। तो इसका पहला डॉट लिखना है, अनुसूत्र इसका क्या होता है, NO होता है। तो यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। तो यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। अगर इसका बात करेंगे तो ये भी रंगहीन होता है। तो अगला डॉट इसमें लिखना है कि ये रंगहीन होता है और उदासीन गैस ये भी होता है। ये भी क्या होता है, उदासीन गैस होता है। तो ये भी हम लोग को उदासीन गैस देखने को मिलता है। अगर इसका संरचना का बात करेंगे, अगला डॉट इसमें करके दिखाना है संरचना। तो NO का संरचना जो होता है इस प्रकार से होता है, N डबल बॉन्ड O होता है। N डबल बॉन्ड O होता है। थोड़ा सा दिखा देते हैं, चलो इसको मत बना, चलो इधर हम लोग दिखा देते हैं N और O। हमको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है कितना होता है, तो कितना होता है, तो हमको पता है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होता है। और ऑक्सीजन का अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो ये भी याद रखना जरूरी है। तो ऑक्सीजन का, अगर हम ऑक्सीजन का बात करेंगे तो नाइट्रोजन के बाद ही क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। इसका अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। तो इसको कितना क्या हो सकता है, 2 का, और इसको कितना क्या हो सकता है, 3 का। तो अब ऐसा है कि एक साथ ये पॉसिबल नहीं है कि इसको 8 मिल जाए और इसको कितना,
इसको 2 मिल जाए, इसको 2 मिल जाए। इसलिए ये क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो अपना पूरा कर लेता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करके ये अपना 8 पूरा कर लेता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, नाइट्रोजन के पास कितना हो पाता है, 7 ही हो पाता है। फिर भी इस तरह से ये क्या करता है, बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, N डबल बॉन्ड O का निर्माण करता है। तो यहाँ पे इसका अष्टक तो पूरा हो गया, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं होता है। इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसके ऊपर क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पर बचा हुआ रहता है, ये क्या करता है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दिखाया जाता है, या ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये दोनों को स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा सकते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला शॉर्ट हेडिंग डालना है नाइट्रिक अम्ल, और उसके बाद पहला डॉट में इसका अणुसूत्र लिख लेना है। तो अणुसूत्र क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है HNO3 होता है। अगर इसका उपस्थिति, तो अगला डॉट में इसका उपस्थिति लिखेंगे। तो उपस्थिति में स्वतंत्र अवस्था में नाइट्रिक अम्ल अत्यधिक अल्प मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और ये कम मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है, तो वर्षा जल में पाई जाती है। तो स्वतंत्र रूप में जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, ये क्या होता है, ये एक अम्लीय वर्षा, इसी के कारण अम्लीय वर्षा भी होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये क्या होता है, अल्प मात्रा में वर्षा जल में ये पाया जाता है, अल्प मात्रा में ये वर्षा जल में पाया जाता है। कुछ गुण लिखेंगे। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है, इसमें सबसे पहला एक गुण देखेंगे। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है, तो नाइट्रिक अम्ल, शुद्ध नाइट्रिक अम्ल जो होता है, तो शुद्ध नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो रंगहीन होता है, इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। लेकिन इसमें तीव्र गंध होता है, बहुत तेज गंध देखने को मिलता है, गंध वाला सधूम द्रव होता है। किंतु घुले हुए नाइट्रिक अम्ल ऑक्साइड उपस्थिति का और शुद्ध नाइट्रिक अम्ल रंग पीला होता है, बहुत ज़्यादा गंध होता है, सधूम गंध द्रव होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें से महक निकलता है। दूसरा अगर इसमें लिखेंगे, ये स्वाद में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। नाइट्रिक अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। इसलिए से कि अम्ल है तो स्वाद में कैसा देखने को मिलेगा, स्वाद में खट्टा देखने को मिलेगा ही। जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उसी को सिर्फ बता रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें इसमें हम चर्चा नहीं कर रहे। अब नाइट्रिक अम्ल का थोड़ा स्ट्रक्चर पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगला डॉट करके लिखना है नाइट्रिक अम्ल की संरचना। नाइट्रिक अम्ल की संरचना कैसा होता है उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो, नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है और 3 ऑक्सीजन होता है। बात को ध्यान समझना है, 3 ऑक्सीजन होता है, HNO3 होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि एक नाइट्रोजन है, तो हम यहाँ पर एक नाइट्रोजन को दिखा दिए। अब एक नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन जुड़ता है, तो एक यहाँ पे क्या होता है, एक नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो दो ऑक्सीजन होता है, तो किस प्रकार से जुड़ा रहता है ध्यान से समझना है। यहाँ से एक हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहे, तो एक इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ता है, तो इसलिए एक पर प्लस आ जाता है, यहाँ पर एक पर माइनस आ जाता है, एक पर प्लस आएगा और एक पर माइनस आएगा। तो कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर होता है। और ऑब्वियस है कि ये उदासीन तो नहीं होगा, इस पर क्या होता है, आवेश पाया जाता है। ये उदासीन नहीं होता है, इस पर आवेश पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का ये स्ट्रक्चर बनाना है।
नाइट्रिक अम्ल का ये स्ट्रक्चर बनाना चाहिए यहाँ से, और ऐसे तिरछा कर ले और अच्छा हो जाएगा। इसलिए कि अगर बात करेंगे यहाँ ऑक्सीजन और इसके बीच का जो कोण होता है 120 डिग्री होता है, 102 डिग्री होता है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर 116 डिग्री का कोण बनता है। ये सब कोण भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही ये कभी पूछता नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए दिखा सकते हैं। ये 130 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये नाइट्रिक अम्ल का संरचना में दिखाना है। इसका उपयोग के बारे में बात करेंगे तो अगर बात करेंगे सब डॉट करके ही दिखाना, अलग से उपयोग लिखने की जरूरत नहीं है। ये कई धातुओं के लिए विलायक के रूप में कार्य करता है। तो ये विलायक के रूप में हम लोग बताता है कि विलयन जो होता है उसमें विलायक होता है और विलय होता है। तो ये बहुत सारे धातुओं के लिए विलायक के रूप में, मतलब बहुत सारे धातु इसमें क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। ठीक, ये विलायक के रूप में काम करता है। अगर बात करेंगे तो तांबा, पीतल, कांसा इत्यादि के ऊपर चित्र को बनाने या नाम खोदने में ये काम आता है। और भी एक लिख सकते हैं कि सोने और सिल्वर का शुद्ध करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोने और सिल्वर को शुद्ध करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सोना और सिल्वर होता है तो उसका शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल राज क्या होता है। इसको हेडिंग डाल के अम्ल राज यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। तो अम्ल राज दो पदार्थों का मिश्रण होता है। जो अम्ल राज होता है वो दो पदार्थों का मिश्रण होता है। और ये कौन कौन सा पदार्थ का मिश्रण होता है तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है नाइट्रिक अम्ल, क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। दूसरा होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यही दोनों आपस में मिलता है। तो याद रखना है कि इसका एक आयतन और इसका 3 आयतन आपस में मिलता है। इसका एक आयतन और इसका 3 आयतन आपस में मिलके जो मिश्रण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अम्ल राज कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल राज कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि अम्ल राज क्या होता है, अम्ल राज किसका मिश्रण होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है हेडिंग डाल के, अम्ल राज के बारे में। इक्वा रीजन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरा हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो होता है फास्फोरस होता है। उसके बाद इसमें और कुछ खास इंपॉर्टेंट तत्व नहीं होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़े। तो इसमें ज़्यादा जो अगला जो पढ़ते हैं फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो हेडिंग डालना है फास्फोरस हेडिंग डालना है, ठीक है। अब इसका उपस्थिति का बात करेंगे तो सबसे पहला डॉट में इसका उपस्थिति लिखेंगे। तो फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये कभी भी सिंगल नहीं देखने को मिलेगा। फास्फोरस को एस से दिखाते हैं ना, तो ये कभी भी सिंगल, फास्फोरस को पी से दिखाते हैं, ये कभी भी सिंगल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कभी भी हम लोग को सिंगल देखने को नहीं मिलेगा। ये किसी न किसी यौगिक के रूप में ही रहता है। तो हम लोग पढ़े थे कि इसका अगर अयस्क का बात करेंगे, इसका जो खनिज होता है जिससे ये प्राप्त होता है, तो इसका 2-3 खनिज का नाम लिख लेना है। इसका 2-3 खनिज का, इसको लिखने के बाद इसको 2-3 खनिज का नाम लिख लेना है। तो इससे ये प्राप्त किया जाता है फास्फोरस। फास्फोरस को हम लोग पी से दिखाते हैं, ठीक। फास्फोरस का अगर परमाणु संख्या का बात करेंगे तो शुरुआत में ही दिखा दिया गया है। फास्फोरस का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 15 होता है। फास्फोरस का जो परमाणु संख्या होता है वो 15 होता है। अब देखो फास्फोरस के बारे में और चीज़ें दिया। फास्फोरस को हड्डी के राख या फास्फोराइड से प्राप्त किया जाता है। 2 चीज़ों से प्राप्त किया जाता है। फास्फोराइड से प्राप्त किया जाता है या हड्डी का जो राख बनता है उससे फास्फोरस निकलता है। हड्डी का जो राख बनता है उससे फास्फोरस निकलता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये डॉट करके दर्शा लेना है। जो फास्फोरस होता है ना वो 2 प्रकार, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का फास्फोरस होता है। लेकिन हम लोग जो मेनली जो फास्फोरस पढ़ेंगे सफेद और लाल फास्फोरस के बारे में चर्चा करेंगे। सफेद और लाल फास्फोरस के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लिख लेना है, ये डॉट करके ही लिखना है। फास्फोरस के निम्नलिखित अपरूप होते हैं, मतलब इसका बहुत सारा अपरूप देखने को मिलता है। और ये 5 का नाम लिख लेना है कि 5 इसका अपरूप देखने को मिलता है। सफेद फास्फोरस या इसको पीला फास्फोरस भी कहते हैं, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस और बैगनी फास्फोरस। तो ये 5 प्रकार के फास्फोरस हम लोग को देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा हम लोग सफेद फास्फोरस के बारे में जान लेते हैं। तो अगर सफेद फास्फोरस का बात करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट हेडिंग डालना है सफेद फास्फोरस।
तो श्वेत फास्फोरस जो होता है उसके बाद डॉट करके इसमें लिखना है। फास्फोरस जो होता है श्वेत फास्फोरस लिखना है। श्वेत फास्फोरस रंगहीन। श्वेत फास्फोरस कैसा होता है? रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है, पारदर्शी होता है, इसके आर पार देखा जा सकते हैं। मोम जैसा मुलायम ये ठोस पदार्थ होता है। ये ठोस होता है लेकिन मोम जैसा मुलायम होता है। अगला डॉट इसमें लिख लेना है कि लहसुन के जैसा गंध इसका होता है। जैसा लहसुन का गंध होता है ना वैसा होता है। तथा इसमें तथा करके लिखना है। तथा पानी में अविलय होता है। तथा पानी में अविलय होता है। तो पूरा लिखना है पानी में अविलय होता है। पानी में अविलय होता है, ये देखने को मिलता है। अगर श्वेत फास्फोरस की संरचना का बात करेंगे तो देखो जो श्वेत फास्फोरस होता है तो श्वेत फास्फोरस P4 अणु के रूप में रहता है। ये 4 अणुओं से बना हुआ रहता है, मतलब 4 परमाणुओं से मिलकर बनता है। फास्फोरस के 4 परमाणुओं से मिलकर बनता है। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो 4 परमाणुओं से मिलकर बना रहता है और इसका अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तब 5 होता है। इसके पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो हम 4 फास्फोरस को दिखा रहे हैं, यहाँ पे 4 फास्फोरस को दिखा रहे हैं। 4 फास्फोरस दिखा दिए। इसके अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बात करेंगे। इसका अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो कितना होता है? तो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होता है। 3 इधर दिखाए, 2 पीछे दिखा रहे। बात करेंगे तो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो 5 होता है। अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होता है। ऑब्वियस है कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए सारे फास्फोरस को कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ता है। इसीलिए ये क्या करता है? 3 के साथ एक फास्फोरस 3 के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। तो एक फास्फोरस 3 के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, इसका बॉन्ड का निर्माण किसके साथ होगा? तीनों के साथ होगा। तो एक फास्फोरस जो होता है तीनों के साथ बॉन्ड का निर्माण करता है। ये भी फास्फोरस क्या करेगा? इसका 2 के साथ हो चुका है तो 1 के साथ बाकी है, तो यहाँ पर 1 के साथ यहाँ पर मिलके बनाता है और इसके साथ ये बाकी है। तो ये हर एक फास्फोरस तीनों फास्फोरस के साथ जुड़ता है। हर एक फास्फोरस तीनों फास्फोरस के साथ जुड़ता है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का बनता है। तब ये अपना अष्टक को क्या कर पाते हैं? पूरा कर पाते हैं। तब ये अपना अष्टक को पूरा कर पाते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, इसको भी दिखा सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे लाल फास्फोरस के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे लाल फास्फोरस के बारे में। तो शॉर्ट हेडिंग फिर से डालना है लाल फास्फोरस। उसके बाद इसका बनाने की विधि में तो पहला डॉट करके लिखना है। श्वेत फास्फोरस को क्या करते हैं? कोल गैस या CO2 गैस के साथ वातावरण में आयोडीन की अल्प मात्रा के साथ क्या किया जाता है? 523 केल्विन तक गर्म कर दिया जाता है। तो उससे किसका निर्माण हो जाता है? लाल फास्फोरस का निर्माण हो जाता है। उससे किसका निर्माण हो जाता है? लाल फास्फोरस का निर्माण हो जाता है। तो पहला डॉट में इसको लिख लेना है। तो ये श्वेत फास्फोरस से ही लाल फास्फोरस बनाया जाता है। दूसरा डॉट में यह लाल रंग का अपारदर्शी, ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है। और श्वेत फास्फोरस होता है पारदर्शी होता है। ऐसा पदार्थ होता है जिससे आर पार दिखाई दे सके और ये रावेदार ठोस होता है। मतलब बार बार श्वेत फास्फोरस का आपस में जुड़ के रावेदार मतलब क्या होता है? तो ये बोल सकते हैं ठोस अवस्था में थोड़ा सा जैसे कि इसका बोल सकते हैं चीनी का जो बनावट होता है उस प्रकार का इसका ठोस बनावट देखने को मिलता है। ये भी क्या होता है? गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है। तो लाल फास्फोरस जो होता है वो गंधहीन होता है। लाल फास्फोरस का संरचना देख सकते हैं। तो यहाँ अगला डॉट करके दिखाना है लाल फास्फोरस की संरचना। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे श्वेत फास्फोरस बन रहा था वैसे ही बन रहा है, लेकिन ये आपस में एक बॉन्ड क्या होता है? आपस में आगे की ओर जुड़ते जाता है। ये लंबा चैन का ऐसे ही निर्माण करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाल फास्फोरस की संरचना कहते हैं। तो संरचना को यहाँ पे दिखा लेना है सभी को। अब देखो यहाँ पर दोनों में अंतर दिया हुआ है, तो अंतर कभी कभी पूछ देता है श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर। तो अगला हेडिंग लिखना है श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर। अभी थोड़ा देर पहले ही बात करे थे, कलर का बात करेंगे तो पीला कलर होता है श्वेत फास्फोरस का, यह श्वेत होता है और ये पारदर्शी होता है और ये अपारदर्शी होता है। इसका जो गंध होता है, इसका लहसुन की तरह गंध होता है श्वेत फास्फोरस का, और ये गंधहीन होता है। दूसरा नंबर
ये विषैला होता है और ये विषैला नहीं होता है। विषैला मतलब ये जहरीला होता है, ये जहरीला नहीं होता है। और अगला 4 नंबर देखिए, इसको लिखना है। यह मोम जैसा मुलायम होता है और ये चूर्ण होता है, पूरी तरह से पाउडर की तरह रहता है, ये पूरा पाउडर की तरह रहता है। अच्छा, एक और यहाँ पर टर्म दिया है या बहुत जगह देखने को मिलेगा, स्फुरदीप्त। स्फुरदीप्त का मतलब जो लाइट उत्पन्न करता है, जो ग्लो करता है। तो ये जो सफेद होता है ये ग्लो करता है और ये जो लाल फास्फोरस होता है वो ग्लो नहीं करता है। बस इतना अंतर। हाँ, यहाँ पर एक और लिख लेना है 5 नंबर देके कि इनका अनुसूत्र जो होता है P4 से दर्शाते हैं। इसका अनुसूत्र P4 क्या होता है, N बार जुड़ा रहता है, मतलब ये बहुत बार जुड़ा रहता है। जो सफेद फास्फोरस होता है आपस में जुड़ के क्या होता है, लाल फास्फोरस का निर्माण करता है। इसमें 2 फास्फोरस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग पढ़े, और कोई इसमें से कोई इंपॉर्टेंट फास्फोरस नहीं है। तो हम लोग आगे चलते हैं। फास्फोरस का उपयोग लिख लेना आगे। फास्फोरस का उपयोग में अगर लिखेंगे तो दिया सलाई, जो सलाई का माचिस का तिल्ली होता है उसका बनाने में 1 नंबर देके इसको लिख लेना है। 2 नंबर देके लिखना है, चूहा मारने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आतिशबाजी के सामान बनाने में, जैसे बम वगैरह बारूद वगैरह बनाने में फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। इससे एक मिश्र धातु भी बनता है। मिश्र धातु बोले थे हम लोग, ये तो धातु है नहीं, तो ये हम लोग एक पदार्थ बनाया जाता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का निर्माण किया जाता है। तो 3 नंबर देके इसको लिख लेना है। तो फास्फोरस के उपयोग में ये 3 लिख लेना है। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हाँ, फास्फोरस का ऑक्सीकरण, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण कैसे निकाला जाता है, तो अगला डॉट करके लिखना है फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल या ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। अब देखो, ये निकालने का तरीका भी होता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर के साथ इसका ऑक्सीकरण संख्या आना चाहिए कितना होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाना है, स्ट्रक्चर दिखाना है, उसका ऑक्सीकरण संख्या दिखाना है। ये कभी कभी पूछ देता है, इसलिए ये दिखा लेना है सबको, इसका ऑक्सीकरण संख्या सब स्ट्रक्चर के साथ इसका ऑक्सीकरण संख्या दर्शा लेना है। 2 रो बना के इसका। अब देखो निकालते कैसे, हमको पता है ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक तरीका समझाते हैं। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज आता है तो +1 चार्ज आता है, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आता है तो -2 चार्ज आता है। तो फास्फोरस का अगर निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर ध्यान से देख समझना है। H3PO2 का अगर निकालना है तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 प्लस होता है तो कितना है, 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फास्फोरस का हमको निकालना है तो उसको x मान लेते हैं। हमको पता है कि इसका -2 होता है, तो 1 का -2 होता है तो 2 को है तो -4 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से बात करेंगे तो 1 + 3 - 4 कितना बचेगा, -1 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 1, तो ये प्लस में आया इसीलिए +1 इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया। दूसरा भी वैसे निकाल सकते हैं, H3PO4, तो ये लिख लेना है कहीं पर। ये सब एग्जाम्पल है हो गया, निकालने का तरीका हो गया, ये सब निकालने का तरीका हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन का बात करें, 3 को हाइड्रोजन, 3 को +3 होगा और फास्फोरस को x मान लेते हैं। एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, -6 बराबर क्या हो जाएगा, जितना भी रहेगा सबको जोड़ कर 0 के बराबर कर देना है। तो x माइनस कितना बचेगा, -3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3 आएगा, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार से किसी का भी निकाल सकते। चलो एक और बता देते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। तो अगर इसका निकालते हैं H3PO3 का, H4P2O6 का निकालना है। H4, तो देखो एक हाइड्रोजन का 1 प्लस, तो 4 हाइड्रोजन का 4 प्लस, यहाँ फास्फोरस कितना है, 2 को है तो कितना लिखाएगा, 2x लिखाएगा। और जोड़ना रहता है लेकिन यहाँ पर माइनस में आता है इसका, तो एक ऑक्सीजन का -2, तो 6 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर बात करेंगे +4 - 12 कितना हो जाएगा, तो 2x - 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x, 8 इधर माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 8/2। तो ये 4 मरतबे कट जाएगा तो x बराबर कितना हो गया, 4। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 दिखाया भी गया है, तो इसको भी लिख लेना है। तो तीनों एग्जाम्पल लिख लेना है, निकालने का तरीका। इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं अगर कहीं पर पूछा तो।
लेकिन अब इसमें और कुछ भी पढ़ने वाला चीज़ें नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें था वो सारी चीज़ें हमने बता दी। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम लोग ये चैप्टर अभी पी ब्लॉक बाकी है, सिर्फ हम लोग ये 15वां ग्रुप पढ़े, 15वां वर्ग पढ़े, वैसे ही हम लोग 16 वर्ग भी पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।